हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सारे एविडेंसेस, विटनेस और फैक्ट्स को नज़र में रखते हुए अदालत ये मानती है कि आरोपी ने बेहद जघन्य अपराध किया है। उसने जो कुकर्म किया उसने विक्टिम की जिंदगी तबाह कर दी। आरोपी ने विक्टिम और उसके परिवार को ही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को गहरा आघात दिया है। ये गुनाह कतई माफ़ी के काबिल नहीं है। इसीलिए ये अदालत आरोपी को सजाए मौत, फांसी की सजा देने का फैसला करती है। द अक्यूज्ड शुड बी हैंग्ड टिल डेथ। आज भोपाल हाई कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया वो इस लिहाज से भी एक माइलस्टोन है कि महज चंद ही ट्रायल्स में जज ने अपना वर्डिक्ट सुना दिया। लेकिन एक सवाल सदियों से वैसे के वैसा ही है कि क्या महिलाएं हमारे समाज में सुरक्षित हैं? बदलते दौर के साथ हम कितना बदले हैं? क्या ये सच नहीं है कि हमारे समाज का एक बड़ा वर्ग आज भी महिलाओं को एक कमोडिटी, एक सामान से ज्यादा कुछ नहीं समझता है? महिलाएं सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन या मर्दों की वासना मिटाने वाली कामिनी ही नहीं बल्कि नोच खाने वाली बोटी की तरह ट्रीट की जाती हैं। सर 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 चल बैठ उधर। तमीज से बोल। क्या बोला? तमीज से बात करूं मैं तेरे से? साले कान के नीचे अभी 2 लगाऊंगा ना, 1 सेकंड के अंदर सारी हेकड़ी बाहर निकल जाएगी तेरी। अभी क्या भी? और हम तेरे नाक के नीचे से निकल जाएंगे। तो क्या तेरे जैसे 4 और भी आ जाए ना तो भी हमको यहां से निकलने से नहीं रोक सकते। चर्बी, बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे। वहां कोर्ट के बाहर छोड़ देता ना पब्लिक के सामने, बोटी बोटी नोच की खा जाती तेरी। शुक्र मना के इधर जेल में आके सेफ हो गया बेटा। पर घबरा मत, यहां भी सड़ेगा तू। अपनी आंखों के सामने तुझे फांसी पे लटका हुआ देखूंगा, वादा मेरा। अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू कर दे बेटा। हो क्या रहा है? आंखें नीचे। बोला ना तमीज से बात कर। दोबारा आंखें नीचे करने के लिए बोले ना तो तुमको पता नहीं कि हम क्या करेंगे तुम्हारे साथ। साहब, तो सुना है नए कैदी में बहुत अकड़ है। आखिर है क्या चीज ये? चीज है बटर नहीं, गैंडे की चर्बी है ये। कम से कम 1000 कमीने मरे होंगे तब जाके ये एक कमीना पैदा हुआ है। और इस पापी का नाम पता है क्या है? नंदन सिंह। उसका क्या तमाशा लगा कर रखा है? हाँ? रोज रोज मारपीट करता रहेगा तू? कोई हमसे उलझेगा तो हम उसको छोड़ देंगे कहा? अरे ऐसा क्या किया था उस आदमी ने? आखिरी बार समझा रहा हूं, अगर किसी के साथ मारकाट किया तो तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगा। ऐसे क्या बोल रहा है? हमको भी मारेगा? तो इस पापी नंदन सिंह ने किया क्या है? किस जुर्म में अंदर आया है? बहुत बड़ा कांड किया है इसने।
वो दिल्ली में बस कांड हुआ था ना, उससे भी कहीं ज्यादा घिनौना। ओहो, कमीना। किसके साथ किया? 12 साल की बच्ची के साथ। वो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज वाले पांडेयन ब्रदर्स है ना, उन्हीं की लड़की थी, अनामिका। थैंक गॉड, इसे भी बचा लिया और मुझे भी। पर ये बताओ, ये छोटी सी जान अपने घर वालों से कैसे बचे? नाम रख दिया अनामिका, अब पता नहीं अनामिका क्या नाम करेगी। अनामिका कहाँ खो गई? हाँ मम्मी, मैं कहीं खो गई तो घर का सारा काम कर करेगा। बस बस बोलती रहे, कर कुछ मत निखट्टू। तेरी आलिया बुआ के दोस्त आए हुए हैं, जाके उन्हें नाश्ता दे दे। ये आपका सही है, निकट्टू भी बोल दो, काम भी करवा लो सारा। अच्छा मेरी माँ, भी जल्दी जा, बुआ वेट कर रही है। उन्हें ही बुला लेती ना, लेकिन वो राजकुमारी के पैर जमीन पर पड़ते थोड़ी है। हो गया आपका, अब ये पकड़ो और जल्दी जाओ, संभल के। अरे ध्यान से अनामिका। ला मेरा। अरे करने दे इसे, एक्सपर्ट है ये। हाँ बुआ, आपको तो कुछ करना ही नहीं होता, इसलिए सारा काम मैं अकेली ही सीख गई। नन्ही सी जान कितना काम करेगी? बैठ जाओ, और तू भी कुछ कर लिया कर। अरे ये शिफ्टिंग करना आसान होता है क्या? ये बेड सेट अभी किया है, इसमें मैं थक गई। और ये सामान, मुझे तो घबराहट हो रही है। भैया हाँ देखना, ये नया घर ना हमारे बिजनेस के लिए कितना लकी साबित होता है। तेरे मुंह में घी शक्कर आदि। अगर अपना बिजनेस निकल पड़ा ना तो ये बाजू वाला घर भी खरीद लेंगे। आ जाओ शारू, तैयारी हुई कि नहीं? मैं सामान ले आया। बेवकूफ, जब देखो आंख मूंद कर भागती रहेगी। अरे कहां से होगा सब कुछ शुभ? क्या हो? जब शुभ दिन भी है ऐसे आफत काटती रहेगी। सॉरी। अरे क्या सॉरी? एक तो सारा पूजा का सामान खराब कर दिया, कपड़े खराब हो गए वो अलग। सॉरी बोला ना, बोलो तो कान पकड़ कर उठक बैठक भी कर लूं। देखो तो सब, एक तो गलती करती है, ऊपर से जुबान लड़ा रही है। आप हमेशा मेरी गलतियां निकालने के पीछे क्यों लगे रहते हो? बहस करेगी तू? मारा क्यों मुझे? आप भी तो बिजनेस में गलतियां करते, पापा मारते हैं आपको। अनामिका, बहुत बदतमीज हो गई है तू। आज तो हद से ज्यादा आगे बढ़ गई है, अब मुझसे भी मार खाएगी तू। जब तक पूजा खत्म नहीं हो जाती तो इसी कमरे में बंद रहेगी। कोई भी फंक्शन हो, हर बार तमाशा क्रिएट करके रख देती है। मुझे नहीं रहना आप लोग के साथ, मैं इतनी बुरी हूं ना, एक दिन सबको छोड़कर चले जाऊंगी मैं। चुप, गलती की तुझे पैदा करके। शारू, भाभी क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हो? अनामिका को कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने। आलिया तू खाने की तैयारी देख, मैं अनामिका को देख कर आती हूँ। कुछ खाया भी नहीं है उसने। हाँ, आज तो बहुत गुस्से में होगी वो तो मैं उसे मना लूंगी। उसके पसंद की खीर बनाई है, इसे देखते ही इसका गुस्सा शांत हो जाएगा। अनामिका, 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 अनामिका। भाभी वो अपने कमरे में ही होगी, कहाँ जा सकती है? पता नहीं आलिया, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत शारू, यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। आदि, तू अभी भी उसे कोसता रहेगा या उसे ढूंढेगा? कैसी बात कर रहे हो भैया, चलता हूँ मैं।
आपको क्या लगता है कहाँ जा सकती है आपकी बच्ची? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। वो तो आसपास में किसी को जानती भी नहीं है। पता नहीं किस हाल में होगी हमारी बच्ची सर। अच्छा, आखिरी बार अनामिका को आपने कब देखा था? सर वो दरअसल आज हमारे घर में गृह प्रवेश की पूजा थी। हम सब मेरी गलती है। मुझे उसे कमरे में बंद नहीं करना चाहिए था। आपने अपनी बच्ची को कमरे में बंद करके रखा था? नहीं सर, दरअसल बात ऐसी है कि वो बहुत नॉटी है। आज उसने कुछ शरारत कर दी तो उसकी मां नाराज हो गई थी, बस इसके लिए कमरे में मुझे बंद ऐसा किया। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सर प्लीज प्लीज हमारी बच्ची को ढूंढ दीजिए सर। तुमने इस बच्ची को देखा है क्या? हाँ सर देखा तो है, ये अभी तक मिली नहीं क्या? मिली नहीं मतलब तुम्हें पता है बच्ची मिसिंग है? हाँ सर, वो दोनों इसके बारे में पूछ रहे थे किसी से। मैं उनसे कुछ बोलता, इससे पहले वो आगे निकल गए। तो तुम उन दोनों को क्या बताने वाले थे? तुमने बच्ची को देखा था? हाँ साहब, मैंने देखा था उसको। तो बेटा कुछ चाहिए क्या? क्यों, क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? कहाँ रहती हो? ये कितने बजे की बात है? ये साहब शाम को 4-5 बजे की बात है। ठीक है आरती, इसने बच्ची को देखा था शाम के 4 बजे और अभी 10 बज रहे हैं। इतने घंटों में मुझे लगता नहीं कि बच्ची यहीं के आसपास होगी, लेकिन कहाँ होगी? आरती चेक करो, इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी। सर बच्ची अभी भी जिंदा है। आरती इसे तुरंत हॉस्पिटल भेजो और उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो। देखिए बच्ची की हालत काफ़ी क्रिटिकल है। इंटरनल डैमेज काफ़ी है और ब्लीडिंग भी काफ़ी हुई है, इसलिए बता नहीं सकते कि वो सर्वाइव भी कर पाएगी या नहीं। डॉक्टर प्लीज कुछ कीजिए, हमारे लिए बच्ची का स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। अगर वो बच भी गई तो मुझे नहीं लगता वो इस वक्त कुछ भी बोलने की हालत में होगी। वी आर डूइंग आवर बेस्ट। अनामिका, मेरी बच्ची। आईसीयू में। अनामिका, अन्नू, अन्नू, अन्नू। एक 12 साल की बच्ची जो अपने घर के पास से मिसिंग हुई थी, उसकी बॉडी एक सुनसान इलाके में मिली। बच्ची के साथ किया गया और उसे अधमरी हालत में छोड़ दिया गया। वो मासूम अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है और वो वहशी दरिंदा अभी तक नहीं पकड़ा गया है। क्या ये वारदात हमें ये दर्शाती है कि बड़े शहरों में भी बच्चे अपने घर के इर्द गिर्द सुरक्षित नहीं हैं? पवन, पवन बोल बोल। सर मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपने बीवी बच्चों को कसम खा के रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। बीवी बच्चों की झूठी कसम खाना बंद कर। बोल। सर मैंने जो देखा था ना सब आपको बता दिया और आप मुझे अंदर ला के मार रहे हैं सर। तूने 6 घंटे बाद हमारे पूछने पे बताया ताकि अपनी जान बचा सके। जल्दी से गुनाह कबूल कर, वरना डीएनए टेस्ट से भी तो साबित हो ही जाएगा कि तूने किया है। अरे सर मेरी भी एक छोटी सी बेटी है, मैं किसी बच्ची के साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसे तब तक मारो जब तक बोले ना। नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर वो आदमी तो कुछ भी नहीं उगल रहा, और जिस तरह से उस लड़की के साथ दरिंदगी हुई है वो सिर्फ नहीं। ये रैंडम क्राइम के साथ साथ रिवेंज क्राइम को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। हो सकता है किसी ने बदले की भावना से किया हो। अच्छा वो क्राइम सीन से कोई और इन्फॉर्मेशन आई? अब तक तो नहीं सर, लेकिन पूछताछ चालू है।
सर, ये उस बच्ची के बारे में कुछ बताना चाहती है। बैठिए प्लीज। जी बोलिए। मैं वहाँ थी, मैंने देखा था उसे। कहाँ थी आप? किसे देखा था? वो उस जगह जहाँ छोटी बच्ची मिली थी, वो बच्ची जिसके बारे में सब बातें कर रहे हैं, मैंने उसका होते देखा था। क्या? आपने वो होते हुए देखा और आप 2 दिन बाद यहाँ पुलिस स्टेशन में आ रही हैं? मैं शहर में नहीं थी, आगरा में थी। उस रात मुझे आगरा की ट्रेन पकड़नी थी। जब मैं स्टेशन जाने के लिए टैक्सी की तरफ बढ़ी तो थोड़ी दूर पर एक आदमी था। उसने नीली जैकेट पहनी हुई थी। मुझे लगा वो ज़मीन पर लेटा हुआ है। जब थोड़ा और आगे गई तो देखा वो बच्ची के साथ। अरे आपको तभी 100 नंबर पर कॉल करना चाहिए था। ये सब देख के मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा वो मुझे भी मार डालेगा। जब मैं आज वापस आई तो मुझे पता चला कि वो क्रिमिनल अभी तक नहीं पकड़ा गया। मैं बड़ी हिम्मत करके आपके पास आई हूँ। अच्छा, आपने उसको देखा था? कैसा दिखता था वो? उसने नीली जैकेट पहनी थी। आप उसे पहचान लगी? उसका स्केच बनवा सकती हैं? जी। सर, हमने ये स्केच बच्ची की फैमिली को दिखाया। उन्होंने इस आदमी को आइडेंटिफाई किया है। नंदन सिंह नाम है इसका। नंदन सिंह? और इस नंदन सिंह का इस पांडे फैमिली से क्या कनेक्शन है? सर, ये नंदन सिंह 1 साल पहले तक उनकी कंपनी में काम करता था, लेकिन जब से नौकरी से निकाला गया है तब से उसके अगेंस्ट कई मारपीट के केसेस दर्ज हुए हैं। आजकल ये अपने चाचा के साथ संगमपुरी में रहता है। जी सर, बोलिए। नंदन सिंह यही रहता है? जी सर। सर क्या बात है सर? जितना पूछ रहा हूँ सिर्फ उतना बताओ। नंदन कहाँ है? सर वो कल रात से घर नहीं आया। फोन लगाओ उसे। सर बंद है फोन। आरती, वो नंबर लो और उसका फोन सर्विलेंस पे डालो। जैसे ही नंदन घर पे आए सीधा हमें खबर करोगे, वरना उसके साथ साथ तुम्हारी भी खातिरदारी होगी, समझे? ओके सर, नंदन को रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। हमारी टीम ने वहां से पकड़ लिया। गुड, चलो। हाथ खोलो इसके। बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी, से मैं बताऊंगा। बकवास! ऐसी चार्जशीट बनाऊंगा तेरे खिलाफ, सीधा फांसी चढ़ेगा तू। अनु, अनु, अनु बेटा, तेरा दोषी पकड़ा गया है। अनु, उसको फांसी की सजा दिलवाने में मैं पूरी ताकत लगा दूंगा बेटा। भोपाल केस में एक और लीगल ट्विस्ट आया है। इस केस के दोषी नंदन सिंह ने डेथ पेनल्टी से कुछ महीने पहले ही इस सजा के खिलाफ अपील की है। पिछले कई साल से दोषी सजा से बचने के लिए डीले टैक्टिक की रणनीति अपना रहे हैं। वो विक्टिम जो 12-13 साल की बच्ची थी,
आज कई साल बाद भी उस दर्दनाक आघात से नहीं उभर पाई है। उस बच्ची के अपराधी को अभी तक फांसी नहीं हुई। क्या यही न्याय है? आखिर कब होगी उस आरोपी को फांसी? पूरा देश जानना चाहता है। हेलो, हाँ सर, आपने नंदन सिंह के केस के बारे में सुना? जी सर वो डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट 2 बार अपील कर चुका है और वो दोनों बार रिजेक्ट हो गई। फिर भी उसने तीसरी बार सेम अपील की। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसकी अपील को सिंसियरली नहीं लिया गया है। सर मैं ये नहीं कह रही हूँ वो निर्दोष है, लेकिन अगर वो निर्दोष हुआ और फिर भी उसकी अपील को बिना जांच के रिजेक्ट कर दिया गया तो ये भी हमारे इंसाफ की हार नहीं होगी? नंदन, मैं एडवोकेट श्रिया, मैं तुम्हारा केस लड़ना चाहती हूँ। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है आपको देने के लिए। मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये हमारी फॉर्म की तरफ से एक चैरिटेबल हेल्प है। देखो नंदन, अगर तुम मुझे ये केस लड़ने दोगे तो इस केस से जुड़े सारे खर्चे हमारी फॉर्म उठाएगी। आप मेरी मदद करना चाहती हैं, लेकिन मुझे तो लोग 11 साल से सिर्फ गालियां ही दे रहे हैं। आप हमारा केस क्यों लड़ना चाहती हैं? क्योंकि तुम जिस तरह से बार बार अपील कर रहे थे, मुझे लगा तुम्हें एक मौका दिया जाना चाहिए। और अगर तुम बेकसूर हुए और मैंने तुम्हें बचा लिया तो ये सिर्फ तुम्हारी और मेरी नहीं बल्कि इंसाफ की भी जीत होगी। आप हम पे यकीन कर रही हैं? फिलहाल तो मैं तुम्हारा केस लड़ना चाहती हूँ। देखते हैं जज हमारी अपील एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। योर ऑनर, 11 साल पहले क्राइम के ठीक 48 घंटे बाद मेरे क्लाइंट मिस्टर नंदन सिंह को पुलिस ने अरेस्ट किया था। ये सारे फैक्ट हमें पता है और ये कोर्ट इस पर अपना फैसला भी सुना चुकी है। आप मुद्दे पर आइए, किस बेसिस पर हम आरोपी की अपील की सुनवाई करें? मैं शुरुआत एक बेसिक फैक्ट से करना चाहती हूँ। इस केस की आई विटनेस जिनके बयान पर मेरे क्लाइंट को गिरफ्तार किया था पुलिस ने और सजा दी थी, और उन्होंने अपराध के ठीक 2 दिन बाद पुलिस को अपना बयान दिया था। सर वो विटनेस अभी भी अलाइव है, इसलिए मैं मुद्दा क्या है? सर मैं मुद्दे पे ही आ रही थी। मुद्दा ये है कि आई विटनेस ने जब अपना बयान दिया था तब वो एक मोतियाबिंद रोगी थी, तो पुलिस ने उनके बयान पे यकीन कैसे कर ली? और दूसरी बात, विक्टिम की बॉडी से कोई भी डीएनए सैंपल्स नहीं मिले थे, तो मेरे क्लाइंट मिस्टर नंदन सिंह को कैसे मान लिया गया? पुलिस ने उनको कैसे अरेस्ट कर लिया उस जुर्म के लिए? योर ऑनर, मैं बस इतना समझती हूँ कि इस केस की जांच पड़ताल को लेकर के, सुनवाई को लेकर के काफी जल्दबाजी हुई है, इसलिए मैं कोर्ट से दरखास्त करती हूँ कि हमारी अपील को एक्सेप्ट करें और इस केस से जुड़े एविडेंसेस और फैक्ट्स को पेश करने का और थोड़ा वक्त दें। ये कोर्ट नंदन सिंह की अपील को एक्सेप्ट करते हुए आपको 2 हफ्ते का समय दे रही है और साथ ही ये भी आदेश सुनाती है कि इस केस की जांच क्राइम ब्रांच के सीनियर ऑफिसर से कराई जाए। जैन सर, यस सर, कोर्ट के ऑर्डर मुझे मिल गए हैं। मैं जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन शुरू करता हूं। देखो नंदन, तुम्हारी स्टेटमेंट के हिसाब से तुमने एक बात स्वीकारी थी कि तुम घटना के दिन उस बच्ची से मिले थे, यानी कि तुम उस बच्ची से मिले थे। हाँ, मैं उससे मिला था और हम उस बच्ची को जानते भी थे। कैसे जानते थे? हम उनके पुश्तैनी कंपनी में काम करते थे। हम अनामिका के फादर पांडे जी से मिलने गए थे। कौन हो आप? ये निर्वाण साहब का घर है ना? हाँ। तुम अनामिका हो ना? आप मुझे जानते हो? हाँ, मैं तुमको तब से जानता हूँ जब तुम छोटी सी थी। पता है, तुम्हारी तरह मेरी एक बहन भी है जो बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखती है। पर आप मुझे कैसे जानते हो? बेटा, मैं तुम्हारे पापा की फैक्ट्री में काम करता था। मुझे पता चला कि मोहल्ले में उन्होंने नया घर लिया है,
तो सोचा बधाई दे दूं और इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी उनसे। सॉरी, हमारी नई घर की पूजा है, किसी के पास टाइम नहीं आपसे मिलने का। उसके बाद पुलिस ने हमको रेलवे स्टेशन से उठा लिया। हमारे कमरे में एक नीला जैकेट मिला जिसको आधार बनाकर हमको सजा दिलवा दी। पुलिस वालों का कहना है कि उस बुढ़िया ने मुझे उस बच्ची के साथ, उसको बहन जैसा बोला था मैंने। मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं? बुढ़िया झूठ बोल रही है, उसी ने मुझे फंसाया है। चलिए आते हैं। क्या हवलदार जी, सुना रिटायर होने वाले हैं? बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। मेरे रिटायरमेंट का टाइम तो आ गया है, पर तुमने कहा था कि मेरे यहाँ रहते हुए मेरी नाक के नीचे से निकल के दिखाओगे, उसका क्या? हवलदार साहब, क्रिकेट के खेल में जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंक दी जाती तब तक खेल खत्म नहीं होता। हमको अपना वादा याद है। देखिएगा, आपकी रिटायरमेंट से पहले हम यहाँ से निकल जाएंगे। अन्नू, वॉक का टाइम हो गया। भोपाल केस की पीड़िता ने आखिरकार दम तोड़ दिया। हालांकि ये मौत नेचुरल है, लेकिन पिछले कई सालों से वो बच्ची हर रोज एक नई मौत मर रही थी। ये इस केस का बेहद ही दुखद पड़ाव है। एक तरफ अपराधी ने अपनी फांसी रोकने के लिए तीसरी बार कोर्ट में अपील की है और तकदीर ने विक्टिम को ही मौत दे दी। आरोपी की पैरवी करने वाली वकील को अपने अंदर झांक कर ये पूछना चाहिए कि क्या वो निर्मम अपराधी की फांसी रोककर समाज में क्या मिसाल पैदा करना चाहती है, या वो न्याय प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ कर कोई पब्लिसिटी स्टंट कर रही है। तो नंदन सिंह के केस की आप पैरवी कर रहे हैं? जी सर, आपको कोर्ट के ऑर्डर्स तो मिले ही होंगे। बिल्कुल। अब सर, 11 साल पहले नंदन सिंह को अरेस्ट करके उसकी चार्जशीट कोर्ट में फाइल आपने की थी, राइट? राइट। देखिए, ये है उस केस की फाइल, इसमें सारे पेपर्स हैं, स्टडी कर लीजिएगा। हमने इस केस की पूरी शिद्दत के साथ जांच की थी, पर अफसोस उस आरोपी को अभी तक फांसी नहीं हुई। लेकिन क्या करें? आई नो समीर, तुम एक काबिल पुलिस ऑफिसर हो, पर कोर्ट के ऑर्डर्स हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे। हमें इस केस को एक फ्रेश अप्रोच के साथ डील करना होगा। ठीक है, मेरा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सबसे पहले हमें उस ओल्ड लेडी, उस आई विटनेस से मिलना होगा जिसके बयान पर यह केस टिका है। आप कुछ और कहना चाहती हैं? जी सर, मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि इंसाफ की जीत होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि जैसे भले 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन किसी बेकसूर को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, और यही हमारी न्याय व्यवस्था का उद्देश्य है। इतने सालों बाद भी मैं वो रात नहीं भूल पाई सर। मैंने अपनी आंखों से देखा था उस आदमी को उस बच्ची के साथ घिनौना काम करते हुए। और वो बच्ची भी आपको यहीं थोड़ी दूर जख्मी हालत में मिली थी ना? हाँ, वो जगह पास में ही है। अच्छा, उस रात आपने जिस आदमी को देखा था, वो आदमी यही था ना? हाँ, मैंने ही तो ये स्केच बनवाया था। इस आदमी ने नीली जैकेट पहनी हुई थी। अच्छा, अब उस रात काफी अंधेरा भी होगा। जी। एक्चुअली उसके बाद आपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी करवाया था। एक्चुअली अंधेरा काफी हो तो कई बार हमें नीला रंग काला भी नजर आता है। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि उस आदमी ने नीली जैकेट ही पहनी थी, काली नहीं? नीली ही पहनी थी। भाभी, आपकी तरह हम सभी को अनामिका के जाने का दुख है, पर अच्छा ही हुआ वो चली गई।
नहीं, मेरा मतलब है भाभी, वो हमारे साथ रहकर भी अपने सेंसेस में नहीं थी। भगवान ने उसे अपनी तकलीफों से मुक्ति दे दी। शादी करके माँ बनी होती ना तो समझ पाती एक माँ की तकलीफ। फिर ऐसा ज्ञान नहीं दे रही होती। शरीर का कोई अंग कट के अलग हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही होती है। अनामिका मेरे कलेजे का टुकड़ा थी। सर, आई थिंक मुझे अनामिका की फैमिली के सामने नहीं आना चाहिए, उन्हें बुरा लगेगा। ठीक है, आप यहीं रुकिए। देखिए, मैं समझ सकता हूँ ये एक डिफिकल्ट टाइम है आप लोगों के लिए, और हमारे सवालों का जवाब देना बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, पर क्या करें, कोर्ट के ऑर्डर्स। सो प्लीज हमारा सहयोग कीजिए। देखिए, हम आपका सहयोग इस बात के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि आप उस आरोपी को फांसी से बचाना चाहते हैं। एक्चुअली देखिए, आप हमें आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। सही कह रहे हैं भैया, इस केस की वजह से और उस लॉयर की वजह से हमारा मजाक बन के रह गया है। यस इंस्पेक्टर, हमें परेशान करके अब आप उस फैसले को बदलने की कोशिश मत कीजिए। उस कमीने को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। इस केस में जो हालात पैदा हुए हैं उससे तो ये केस और पेचीदा हो गया है। अनामिका की फैमिली के लिए तो जैसे वक्त ठहर सा गया है। हाँ, मुझे भी उसकी फैमिली के लिए बुरा लग रहा है। मैं जब भी इस एरिया में आता हूँ मुझे तो लगता है इस मोहल्ले की आबो हवा ही नेगेटिव है। आबो हवा नेगेटिव है, इससे क्या मतलब है तुम्हारा संदेश? जुगल, ये मेहता फैमिली से जुड़ा एक और हादसा था जो कोइंसिडेंटली उसी एरिया से भी जुड़ा था। ऐसा भी क्या हुआ था? उसी लोकेलिटी में एक सुंदर लाल नाम के आदमी की फैमिली भी रहती थी। सुंदर लाल की एक बेटी थी श्रुति। श्रुति और आलिया दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। ये श्रुति किसी राज नाम के लड़के के प्यार में भी पड़ गई थी। ये राज पहले श्रुति को ट्यूशन पढ़ाया करता था और इसी प्यार को लेकर उसकी फैमिली में बहुत झगड़ा भी हुआ था। इस श्रुति के फादर सुरेंद्र लाल ने राज को जान से मारने की धमकी भी दी क्योंकि वो उनकी कम्युनिटी का नहीं था। थोड़े दिन बाद वो राज श्रुति को लेकर भाग गया। उसके बाद पुलिस कंप्लेंट भी हुई, लेकिन बहुत बाद में मामला रफा दफा हो गया क्योंकि फैमिली ने दोनों के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया था। तो फिर इसमें हादसा क्या हुआ? शादी के बाद श्रुति और राज दोनों दिल्ली शिफ्ट हो गए थे और शादी के लगभग 3 साल बाद जब श्रुति प्रेग्नेंट थी, अचानक से श्रुति की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और बैड लक देखो, यहाँ श्रुति के फादर के घर में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई और फैमिली का कोई मेंबर नहीं बचा। एक साथ दो हादसे, ये कुछ ज्यादा ही बैड लक नहीं है? अच्छा, वो जो लड़का था राज, वो कहाँ है आजकल? तब तो दिल्ली में ही था। सुना है काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था, बाद में करने की भी कोशिश की। आजकल कहाँ नहीं पता। हाँ, एक बात पता है, ये श्रुति और राज की लव स्टोरी को किसने अंजाम दिया था? किसने? अनामिका की बुआ आलिया ने। कब की बात है? वही 2014 की। तो ये बात केस फाइल में मेंशन क्यों नहीं है? श्रुति की लव स्टोरी और अनामिका केस का आपस में कोई संबंध नहीं है, इसलिए। लड़के का नाम राजकुमार है। हमारे रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग वो जीटीपी नगर में रहता है। यस यस, ठीक है, मैं कल तक वहां पहुंचता हूं, तब तक उसकी सारी डिटेल्स निकाल कर रखो। ग्रेट।
ना ये बैड लक है और ना ही कोइंसिडेंस। ये माजरा कुछ और ही है समीर। क्या बात है, आप बार बार मुझे परेशान करने चले आते हैं। अरे थोड़ा तो उम्र का लिहाज करो। अम्मा जी कोर्ट के ऑर्डर है तो हमें आपको दोनों को ही फॉलो करने होंगे। बस कुछ ही सवाल हैं हमारे जिनके जवाब चाहिए हमें। अच्छा, एक बार और जरा अच्छे से देखकर और सोचकर हमें बताइए कि उस रात जिस आदमी को आपने उस बच्ची का करते देखा था, क्या वो यही आदमी था? हाँ यही था। कितनी बार बताऊं मैं आपको? आपके भाई का घर है दिल्ली में, फिर तो आप इसको भी बहुत अच्छे से जानती होंगी। क्या वो यही आदमी था? योर ऑनर, हमें इस केस के रिगार्डिंग कोई ठोस सबूत तो नहीं मिला है, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और एक आई विटनेस है जो इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि मेरे क्लाइंट मिस्टर नंदन सिंह निर्दोष है। आपने क्या फाइंड आउट किया इस केस के बारे में? आप अपनी दलील रखिए। थैंक यू सर। मैं ऑफिसर मिस्टर जुगल सिन्हा को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहती हूं, जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे। श्योर। बोलिए, क्या कहती है आपकी जांच? योर ऑनर, जांच के दौरान जो हमें तथ्य मिले हैं वो उस समय नहीं मिल पाए थे। क्राइम सीन वही था, ही हुआ था। विटनेस ने आरोपी को करते हुए भी देखा था। विटनेस का बयान था कि अपराध के वक्त आरोपी ने ब्लू कलर की जैकेट पहनी हुई थी। यह भी सही है, लेकिन आरोपी की पहचान बदल दी गई थी। उस रात उस बच्ची का करने वाला नंदन नहीं बल्कि कोई और था। जय साहब, मुझे माफ कर दीजिए जय साहब। मेरी वजह से इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, पर मैं क्या करती, मजबूर थी। इसे फंसाने के लिए मुझे इसका स्केच बनवाना पड़ा, क्योंकि उस कमीने को बचाना था मुझे। राज, तू इस लड़की के साथ क्या कर दिया तूने? शर्म नहीं आई? अरे चुप करो चाची, इतना चिक चिक मत करो। जो होना था वो हो गया, अब मुझे सोचने दो आगे क्या करना है। लेकिन तुम पुलिस को कुछ नहीं बताओगी, वरना मैं तुझे मार दूंगा। इस बच्ची से भी बुरा असर करूंगा। अब जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करना। तुम खुद पुलिस के पास जाओगी और बोलना तुमने देखा है, और मेरा नहीं, किसी और का नाम लेना नहीं। ए, मरना है क्या? तुझे जैसा बोल रहा हूँ वैसा करना। वो तेरा पागल पड़ोसी है ना नंदन, वो इधर ही घूम रहा था, उसी का नाम लेना। और हाँ, अगर भूल से भी मेरा नाम लिया ना तो मैं तो जाऊंगा, लेकिन तुझे मार दूंगा, याद रखना। राज एकदम है। उसकी धमकी से मैं डर गई थी। पहले तो मैं शहर से बाहर चली गई, 2 दिन बाद वापस आई तो इसे फंसा दिया। योर ऑनर, राज फिलहाल फरार है, लेकिन हमने उसकी तलाश शुरू कर दी है। हमें लगता है कि राज ने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ श्रुति का भी मर्डर किया, श्रुति के फादर सुरेंद्र लाल और बाकी की फैमिली के लोगों का भी मर्डर किया, और इन मर्डर्स को एक एक्सीडेंट की शक्ल दे दी गई। हमें यह भी स्ट्रांगली डाउट है कि राज मेंटली अनस्टेबल है। यहां साइन कर दो। धन्यवाद लीना जी, आप नहीं रहती ना तो ये कोर्ट मुझे कभी रिहा नहीं करता। ये सिर्फ तुम्हारी और मेरी जीत नहीं, ये इंसाफ की भी जीत है। लीना जी,
मुझे अपनी बहन से मिलना है। वो भी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ। पिंकी, पिंकी मैं आ गया हूं। क्या सोच रही है? मैं तेरा भाई नंदन, नंदन हूं पिंकी। ये मेरी बहन का क्या हाल कर दिया है तूने? आखिरकार राज को हमने पकड़ लिया। अब अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। हालांकि नंदन के साथ बेहद नाइंसाफी है, लेकिन राज को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। यह हमारे डिपार्टमेंट की भूल ही थी कि 11 सालों तक राज हमारी नजरों से बचता रहा और एक बुजुर्ग महिला के बयान की अच्छे से पड़ताल नहीं की गई। लेकिन भूल अनामिका के परिवार से भी हुई थी। राज जैसा साइकोपैथ जिसका अनामिका के घर काफी आना जाना था, अनामिका का परिवार उसकी असल मंशा को भांप नहीं पाया। यह गुनाह तभी से दस्तक दे रहा था जब राज जैसा एक ट्यूशन टीचर अपनी स्टूडेंट श्रुति को अपने प्यार के जाल में फंसा रहा था और अनामिका की बुआ आलिया भी उसकी ओछी मंशा के पीछे छुपे गुनाह की दस्तक को भांप नहीं पाई और उसने 12 साल की मासूम अनामिका को अपनी हवस का शिकार बनाया। कई बार हम गलत लोगों के इरादों को नहीं समझकर सही लोगों को गलत समझ बैठते हैं। अब आप मुझे विदा दीजिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 2024 का स्पेशल अध्याय सिटी क्राइम्स, जो है बढ़ते बदलते शहरों में पनपते क्राइम्स के बारे में। और जानिए इन केसेस के पीछे छिपे वो राज जो करेंगे आपको सतर्क और आपकी जिंदगी को सहज। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। जय हिंद। चेहरे से पहचान पाना मुश्किल है। चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ा गया। फातिमा, कुछ अपराध की कहानियां इतना शोर मचाती हैं कि उसकी गूंज हर गली तक पहुंच जाती है। लेकिन जब ये अपराधी आपके बेहद करीब होता है तो अक्सर ये कहानियां कहीं अंधेरे में खो जाती हैं। अरे ओ आसमा, इधर आ। अकेली कहाँ घूम रही है तू? कहीं नहीं मामी, स्कूल से घर जा रही थी। बहुत हो गया स्कूल वूल का नाटक। अपनी अम्मा से बोल, उससे संभल नहीं रही तो तेरा निकाह करवा दे। मेरा शौहर भले ही उसका सगा भाई है, लेकिन अब हम लोग तुम दोनों का बोझ और नहीं उठा पाएंगे, समझी? अरे आसमा, बड़ी देर कर दिया आने में। एक्स्ट्रा क्लास था क्या आज? अम्मा वो मामी मिली थी आज। उसने कुछ कहा क्या तुझसे? देख बेटा, वो शुरू से ही मुझे पसंद नहीं करती और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तेरे मामा को मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि अपने परिवार को देख ले, लेकिन वो ज़बरदस्ती हमारी मदद करने की कोशिश करता है। तो मुमताज़ को तो बुरा लगेगा ही ना, तो उसकी बात का बुरा मत मान, ठीक है? चल तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। अम्मा, कोई भी रिश्तेदार हमें पसंद क्यों नहीं करता? मेरे बाबा के साथ जो हुआ ना, उसके बाद ये सब छोड़, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, हाँ? और कुछ ऐसा बन कि लोग हाथ उठाकर तुझे सलाम ठोके।
समझी? अम्मा तू सही कह रही है अम्मा। देखना मैं एक दिन पायलट जरूर बनूंगी और ऊपर वाला कोई ना कोई मसीहा जरूर भेजेगा हमारी मदद के लिए। मैडम आपको साहब ने बुलाया है। फातिमा जी पेपर तो आपके ठीक है, एक पर्सनल सवाल पूछूं आपसे? जी सर। आप तो ठीक ठाक जॉब कर रही थी, फिर अचानक इस फील्ड में? सर बाबा की तबीयत की वजह से मैं शादी नहीं कर पाई। सोचा था कि एक बेटी को अडॉप्ट कर लूँगी, लेकिन अनमैरिड हूँ, इसीलिए अडॉप्शन में बहुत समस्या आई। उस वक्त सर मैं जब ऑर्फनेजेस जाती थी तो मैंने देखा कि वो बच्चियाँ सिर्फ आज में जी रही हैं। हमारे देश में कई सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जिन्हें नहीं पता कि उनका कल का भविष्य क्या है। और तो और सर 10 से 15 साल की बच्चियाँ जो कि अपने माँ बाप के साथ रह रही हैं, पर उन्हें शिक्षा जैसी बेसिक ह्यूमन राइट नहीं मिल पा रही है। इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को सहारा मिल सके। मेरा शेल्टर होम इन बच्चियों के लिए खाना पीना, इनका भविष्य सब कुछ देगा। सोच तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें फंड की जरूरत पड़ी। सर मैं कुछ गवर्नमेंट एड के लिए ट्राई कर रही हूँ, और सर ये उन लोगों की लिस्ट है जो अक्सर डोनेशन देते हैं। वेरी गुड। ये 1 हफ्ते का प्रोसेस और जल्दी आपको अप्रूवल भी मिल जाएगी। इस नेक काम में एक नेक काम हमसे भी हो जाएगा। अगर एक बच्ची का भी भला हुआ तो एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी। आइए मैडम, आइए। जैसे आपने बोला था ठीक वैसे ही बड़ा बंगला। ये देखिए, ये आपका हॉल है, ये टीवी, और ये आपका 3 सेट सोफा जहां आपके बच्चे बैठ के टीवी देखेंगे। ये मैडम बड़ा डाइनिंग टेबल। और सेफ्टी, क्योंकि यहाँ बच्चियाँ रहेंगी। हाँ मैडम, पूरी सेफ्टी है, डबल डोर है, सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम भी है मैडम, और सीसीटीवी तो हर जगह है, हॉल में भी है। वैसे मैडम आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? राब्ता, कनेक्शन, जुड़ाव, एक इमोशनल कनेक्शन। क्या यार तुम मुझे यहाँ लेकर आ गई? वहाँ पे सब अच्छा खासा वॉलीबॉल खेल रहे थे। चल ना हम भी खेलते हैं। नहीं नहीं मुझे नहीं खेलना। अरे पर क्यों नहीं खेलना? ये देख मेरे शूज फटे हुए हैं। हाँ यार ये तो बहुत फटा हुआ है। तुझे अजीब नहीं लगता क्या यार? पूरे स्कूल में शायद सबसे ज्यादा गरीब तू ही है। वो निशा मजाक उड़ाती है तेरा। कल ही तेरे इस थैले को लेकर कुछ तो कह रही थी। हाँ मेरा स्कूल बैग ये थैला ही है। तुम सबके पास तो ब्रांडेड बैग्स है ना, लेकिन बुक्स तो सबकी सेम है। जिस चेयर और टेबल पे मैं बैठती हूँ उसी पे सब पढ़ते हैं। सबके टीचर्स भी सेम है। मेरी अम्मा चाहती है कि मैं अच्छे स्कूल में पढूं, अच्छी संगत में रहूं, और इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास ब्रांडेड बैग है या नहीं है। मुझे अच्छे से पढ़ाई करना है और यहाँ के टीचर्स बेस्ट हैं। हाँ यार बस वो एक खड़ूस मैडम को छोड़ के। हाँ जरीना मैडम, वो तो मेरे पीछे ही पड़ी हुई हैं, पर मुझे कोई टेंशन नहीं है। देखना एक दिन मैं एयरफोर्स पायलट बनूंगी और फिर जरीना मैडम में मुझे सलाम ठोकेंगी। तेरी आसमाना देखना एक दिन आसमान छुएगी। नाज कुरैशी, स्टैंड अप। तुम्हारे पापा को बोलना कि चेक में साइन गलत है। कल नया चेक लेकर ऑफिस आएंगे। ओके, सिट डाउन। आसमा खातून, क्या बहाना है अब? 2 महीने हो गए, बताओ। मैम वो अम्मा की पगार नहीं हुई होगी,
मामा ने पैसा नहीं दिया होगा। तुम्हारे बहाने की पूरी लिस्ट है मेरे पास। कम हियर। आज तू पूरे दिन कान पकड़कर क्लास के बाहर खड़ी रहेगी, समझी? गेट आउट, गेट आउट। अम्मा की पगार नहीं हुई होगी, मामा ने पैसा नहीं दिया होगा। तुम्हारे बहाने की पूरी लिस्ट है मेरे पास। अरे आसमा, आ गई बेटा? कैसा रहा स्कूल? अच्छा था अम्मा। पढ़ाई की ना? मस्ती तो नहीं की? नहीं, सिर्फ पढ़ाई की। पूरा ध्यान लगा के पढ़ाई किया। और तेरी वो जरीना मैडम, उसने तंग तो नहीं किया तुझे? नहीं। अच्छा ये बता, खाने में क्या बना है? बहुत भूख लग रही है। बस 5 मिनट। ये लड़की मुझे कुछ बताती क्यों नहीं है? ये क्या? ये तो 1 टर्म की फीस है, बाकी 3 टर्म्स? मैडम मैं बाकी का भी भर दूंगी। वो क्या है ना, पगार थोड़ा लेट आ रहा है ना, इसलिए। सॉरी, मैं अब और टाइम नहीं दे सकती। अगर आपको अच्छी एजुकेशन चाहिए तो उसके लिए पे करना होगा। देखिए, ये कोई एनजीओ नहीं है, प्राइवेट स्कूल है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो अपनी बेटी का एडमिशन निकाल लीजिए। नहीं मैडम, आसमा बहुत ही होनहार बच्ची है, वो अच्छे से पढ़ाई कर लेगी। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप प्लीज जाइए, मुझे और भी काम है। हाँ, वो फाइल लेके आओ। एक ईश्वर, क्या हुआ? आज फिर मुंह लटका है तेरा। क्या बताओ, रोज की चिक-चिक। कभी राशन भरने का टेंशन तो कभी मोबाइल रिचार्ज। बेटी की स्कूल की फीस भी नहीं दे पा रही। कल मेरा आदमी बोल रहा था यहाँ कहीं ऑफिस खुला है, यही वसई में। क्या नाम बोल रहा था? राब्ता। हाँ, वो इलेक्ट्रिशियन है ना, बिजली के काम से गया था। किसका ऑफिस है वो? जरूरतमंद लड़कियों को फ्री में खाना, रहना, पढ़ाई सब सुविधा देंगे ये लोग। पढ़ाई भी? हाँ, सुनने में ये आया था पढ़ाई 1 नंबर है।
अम्मा क्या हो गया? तू खाना क्यों नहीं खा रही? कुछ नहीं, खा लेना। आज शाम से तूने मेरे स्कूल के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछा। तू मेरे स्कूल आई थी क्या? नहीं तो। अम्मा बताना क्या बात है? वो ना, मैं एक ऑफिस में गई थी। ऑफिस? कौन सा ऑफिस? राब्ता नाम है उस ऑफिस का। बहुत अच्छा है। पता है वहां पर ना बड़े बड़े कमरे, बड़ा बड़ा बिस्तर, एसी, और वहां पर जो रहता है ना उसे फ्री में शिक्षा भी मिलती है। इतना अच्छा था ना वो। लेकिन मैं तुझे वहां नहीं भेजूंगी। वो ना एक एनजीओ जैसा है, जो परिवार अपने बच्चों को नहीं संभाल पाते ना, उन बच्चों के लिए। नहीं, मैं तुझे वहां नहीं भेजूंगी। तू वहां नहीं जाएगी। हाँ, तू मेरे साथ ही रहेगी। तू सिर्फ मेरे साथ रहेगी। अम्मा आराम से ले पानी। मैं दवाई लेकर दवाई कितनी बार बोला अपना ध्यान रखा कर, टाइम से सोया कर। ध्यान नहीं रखेगी तो कैसे चलेगा अम्मा? कुछ नहीं, बस पुरानी वाली खांसी है और कुछ नहीं। तू चिंता मत कर। खाना खा, खाना खा। अम्मा मैं ना वो राब्ता जानना चाहती हूँ। मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहती। आसमा? नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही है तू? वो तो मेरी दोस्त पुनीता ने कहा था, तो मैं बस ऐसे ही सोचने लगी थी। देख बेटा, मैंने ना अपने जेवर बेच दिए और 2 ग्राम जैसा बचा है, उसमें 2 महीने का खर्चा निकल जाएगा। और तेरी बाकी की स्कूल फीस का भी मैं देख रही हूँ। तू चिंता मत कर। मैं बुरी माँ नहीं हूँ बेटा। तेरे लिए जो भी करना पड़ेगा ना, मैं वो सब करूंगी। मैं कमजोर नहीं हूँ। माँ तू बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। अगर तू कमजोर होती तो मेरे फ्यूचर के बारे में सोचने की हिम्मत ही नहीं करती। मामी के बोलने पे शादी करा देती मेरी, पर तूने ऐसा नहीं किया। अब जाने दे मुझे, वहाँ मुझे सब कुछ मिलेगा और फिर एक ही शहर में तो रहते हैं, मिलते जुलते रहेंगे और फिर तू भी अपने लिए कुछ बचा पाएगी। कब से तुझे इन 2 जोड़ी सूट में देख रही हूँ मैं। करते हैं ना अम्मा, जिंदगी बेहतर होगी। तो ये मजबूरी में तो नहीं बोल रही है ना बेटा? मतलब तू तेरे लिए बोल रही है ना, मेरे लिए नहीं ना? हाँ? हम दोनों के लिए अम्मा। और देखना, मैं बहुत मेहनत करूंगी, बहुत पढ़ाई करूंगी और एक बहुत बड़ी पायलट बन के वापस आऊंगी। उदास मत हो अम्मा, हमने डिसाइड किया था ना, हंसी खुशी। अपनी दवाई टाइम पे लेते रहना।
आसमान छूने की ख्वाहिश बहुत बड़ी होती है। अगर कर्म और किस्मत साथ हो तो कुछ भी पाना नामुमकिन नहीं। लेकिन किसी की किस्मत में क्या लिखा है, नियति कौन सा खेल खेलने वाली है, किसी को नहीं पता। कोई था जिसकी ज़िंदगी अंधकार में खोने वाली थी। अरे ताशी बेटा, कैसी है? अरे ताशी, ताशी क्या हुआ? कुछ बोलेगी? अरे दरवाजा क्यों बंद कर लिया? कुछ तो बोल। अम्मी, मैं 10 मिनट में आती हूँ। यहाँ हमारे लिए कोई नहीं आएगा क्या? नहीं, क्यों आएंगे? किसमें हिम्मत है? सब बिके हुए हैं। जो यहाँ एक बार आ गया वो कभी लौट नहीं सकता। बस इतनी ही हमारी ज़िंदगी थी, अब बस मौत। मेरी तो यही किस्मत है। ताशी, ताशी, ताशी बेटा दरवाजा खोल। क्या हुआ? क्यों इतनी परेशान हो? देखिए ना, आधे घंटे से हम दरवाजा बजा रहे, दरवाजा ही नहीं खोल रही है। बेटा, ताशी, बेटा दरवाजा खोलो ताशी। अरे हुआ क्या बताओगे बेटा? तुम पीछे हटो। ताशी, काका, क्या हो रहा है? वो इफ्तार खान है ना, टेलर, उसकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया। वो ताशी खान? हाँ वही। ताशी, विजय, यहां से भी कोई आ नहीं सकता है। हाँ सर। एक काम करो, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। आपको कोई नोट मिला? सर, ताशी के फादर कह रहे थे कि उनकी बच्ची डिप्रेशन में थी, चुपचाप अकेले ही कमरे में बैठे रहती थी। हाँ ब्रजय, लग तो रहा है, फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वेट करते हैं। चलो। सर, इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि ताशी ने सुसाइड किया है, गले पर दुपट्टे के मार्क से। बॉडी पर वायलेंस या स्ट्रगल के निशान नहीं है। साइबर टीम की भी रिपोर्ट आई है। उन्होंने लिखा है कि ताशी अपने मोबाइल में डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में ढूंढ रही थी। कि बच्चे प्रेशर झेल नहीं पाते, तरस आता है मुझे इन पर। सुसाइड रास्ता नहीं है। तुझे बहुत गंभीर होने वाला है ये मामला, तैयार हो जाओ।
अरविंद, यहाँ बहुत बड़ा क्राइम हुआ है। एक फैमिली है, 4 साल पहले दिवाली कैंप में ना हमने कंबल बांटे थे, तो हमने सबके डिटेल्स लिए थे मेडिकल कैंप के लिए। वो हर साल मेडिकल करवाते थे। उसमें एक खान फैमिली थी, शबनम खान, उनके शौहर इफ्तार खान और उनकी 19 साल की बेटी ताशी खान। 3 साल पहले ताशी का निकाह हुआ और फिर वो कल अचानक घर वापस लौट आई और उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड? मतलब पुलिस तो आई होगी ना, क्या कह रही थी? पोस्टमार्टम में तो सुसाइड ही निकला है, पर मैं इस सिस्टम को ना जानती हूँ। बहुत स्मार्ट लोग हैं इसमें, बहुत सफाई से क्राइम करते हैं। 1 साल में 25,000 लड़कियों के साथ ये हुआ, पर लास्ट केस मैंने 10 साल पहले 2014 में सुना था। उसके बाद ये कम हो गया था। 10 साल पहले कौन सा केस था? डिम्पल मेरे कॉलेज में मेरे साथ थी। उस पागल को ना प्यार हो गया था। अरे यार, अभी तो फर्स्ट ईयर है, अभी कैसे शादी करूं? ये बात तो तू सही कह रही है। पहले ना हम अपनी डिग्री पूरी करेंगे, फिर जॉब करेंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अच्छा सुन ना, लेकिन अगर मुझे कोई राजेश खन्ना मिल गया ना, तो मैं यूं चुटकी में शादी कर लूंगी। राजेश खन्ना? राजेश खन्ना? हाँ, मुझे नहीं पता था तुझे पुरानी फिल्मों का शौक है। राजेश खन्ना, राजेश खन्ना। अरे शर्मा क्यों नहीं? अरे भाग क्यों रहेगा? अरे कितना शर्माएगी? हाँ, घर चले मेरी राजेश खन्ना की डिम्पल। चल। अच्छा सुन, घर पहुंच के मुझे टेक्स्ट करना। ओके ओके, बाय बाय। अच्छा सुन तरु, बोल, अगर तुझे कोई राजेश खन्ना जैसा मिले ना, तो उसे पकड़ के मेरे पास लेके आना, मैं शादी कर लूंगी। मैं पक्का पकड़ के लेके आऊंगी। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। मैं 2 दिन पहले इंडिया आया हूँ। मेरे चाचा आपके गली में ही रहते हैं। मेरा नाम शाहिद खान है। आप? मैं डिम्पल कपाड़िया। OMG, उसने तुझे प्रपोज कर दिया? हाँ, और सिर्फ प्रपोज ही नहीं, मेरे घर वालों से भी मिला। तुझे पता है, बड़ा नेक इंसान है वो। उसने कहा कि वो मुझे निकाह के बाद भी काम करने देगा। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ? तो क्या बोलती है? क्या? कर लूं ना निकाह? नेकी और पूछ पूछ, जाके कह दे कि इजाजत है, और फिर कबूल है कबूल है कबूल है। अरे मेरे शाहिद मियाँ की बेगम साहिबा, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। इजाजत है? हाँ, इजाजत है। कबूल है? हाँ कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। तुम्हारा राजेश खन्ना, इसकी शादी हमारे ग्रुप की सबसे पहली शादी थी। लेकिन तुमने कभी अपनी इस फ्रेंड का जिक्र नहीं किया। अब कहाँ है ये? पता नहीं मतलब तुम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स थे ना? इट्स क्रूअल अरविंद, इट्स डेंजरस। बहुत ही ना खतरनाक स्कैम है ये, और मुझे लग रहा है ना कि ये स्कैम वापस आ गया है, और भी बड़ा और भी खतरनाक होके। बट आई रियली नीड टू डू समथिंग। आई नीड टू डू समथिंग। मुझे सीरियसली कुछ करना होगा। मैडम आप बहुत ज्यादा सोच रही है। हमने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर ली है। वैसे आप करती क्या है? सर मैं एक NGO से हूँ। हम अंडर प्रिविलेज सेक्शन के लिए काम करते हैं। बेसिकली फूड और मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। ताशी और उसकी फैमिली हमारे कैंप में से एक है। बहुत नेक काम करते हैं आप मैडम, लेकिन आपका शक बेबुनियाद है। ताशी परेशान थी, उसने आत्महत्या कर ली। पर क्यों सर?
ताशी 16 इयर्स की थी जब उसका निकाह हुआ था, तो फिर वो वापस क्यों आई? किसी को कुछ पता भी है? ताशी 16 की नहीं 19 साल की थी और अब वो 21 साल की थी। अगले महीने 22 साल की होने वाली थी। वैसे भी 21 और 22 कम उम्र होती है, शायद इसीलिए वो दुनियादारी झेल नहीं पाई, आत्महत्या कर ली उसने। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है मैडम, इसको अलग डायरेक्शन में नहीं लेके जाना। वैसे भी उसका परिवार बहुत दुखी और परेशान है। 1-2 दिन में उसका पति आने वाला, उसकी माँ की हालत तो पूछिए मत। एसीपी सर कब वापस आएंगे? सर अभी वीआईपी बंदोबस्त में बिजी हैं, अभी नहीं मिलेंगे आपको। क्या काम है आपको? मुझे उनसे मिलके कुछ बात करनी थी। ठीक है। सब मैडम सर को बता दिया हूँ, आप अपना नंबर दे दो, हम आपको बुला लेंगे। नहीं, इट्स ओके, मैं वेट कर लूँगी। ठीक है। सर, मैं तारू एक एनजीओ से हूँ। 3-4 दिनों से यहाँ पे आ रही हूँ। मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। बोलिए क्या मैडम? कल्याणम स्कैम वापस आ गया है। वापस आ गया मतलब? कोई कंप्लेंट आई है? कंप्लेंट नहीं आई है, पर मुझे शक है। शादी के 3 साल बाद बुरी हालत में आई हुई लड़की ने आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम हुआ? पोस्टमार्टम हुआ है सर, और सुसाइड ही निकला है। पर मुझे लग रहा है मामला कुछ और है, कुछ बहुत खतरनाक। और आपको ये क्यों लग रहा है कि इतना बड़ा और खतरनाक स्कैम वापस आ गया है? आई डोंट नो सर, मैंने डेड बॉडी को देखा है। बहुत कमजोर लग रही थी ताशी, और उसे तुरंत दफना भी दिया गया। सर, यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है। लेकिन ना तो घर वालों को शक है, ना पुलिस को, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ नहीं आया। तो हो सकता है आपका शक गलत हो। सर, 10 साल से कोई केस नहीं आया है। शायद उन लोगों ने अपना तरीका बदल दिया होगा। और कल्याणम स्कैम के शिकार कोई भी लड़की आज तक अपने घर नहीं लौटे, और आप कह रही हैं कि लड़की कुछ अर्सा पहले अपने घर वापस आई थी और उसके बाद उसने खुदकुशी की। तो शायद ये कल्याणम स्कैम ना हो। बट सर, देखिए, ना तो कोई नाम है, ना सबूत। क्या कार्रवाई करेंगे? तो किसके खिलाफ? थैंक यू सर। आप एक बार फिर भी देखिएगा सर, पता नहीं और कितनी लड़कियां इसमें फंसी होंगी। सर, लोकल पुलिस से फाइल मंगवाई है, सब कुछ ठीक लग रहा है। शायद फॉल्स अलार्म है। आई होप ये फॉल्स अलार्म ही हो। क्या हुआ सर? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या है ये केस? बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक केस है। कलयुग में क्या क्या करतूतें हो सकती हैं, ये केस इसी का एक नमूना है।
मैंने यही एक ऐसा केस देखा था जब मैं नागपुर में पोस्टेड था। बस डेडली। हेलो, कहाँ पे? सर, 3 नाका चौक के पीछे एक गोदाम में। एक टीम लेकर वहां पहुंचो। एंटर मत करना, मैं पहुंच रहा हूं वहीं पे। उस काली रात हमने अंदर जो देखा। क्या देखा था सर? सर अंदर खून ही खून है, कुछ कंकाल है और कुछ डेड बॉडीज बुरी तरीके से डिकम्पोज हो चुकी है सर। और कुछ लड़कियों की मौत तो हाल फिलहाल में ही हुई होगी। ये जगह किसकी है? सर मैं पता करता हूँ। सर ये जगह शंकर अय्यर के नाम पे है, पर लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि किसी को भी ये डेड बॉडी की स्मेल नहीं आई। तो इसलिए क्योंकि पास में ये सिंटेक्स केमिकल फैक्ट्री है। इस केमिकल की स्मेल इतनी स्ट्रांग है जिसमें उन डेड बॉडीज की स्मेल दब गई। इसने बहुत सोच समझ के शातिर तरीके से डेड बॉडीज को यहाँ लाकर डंप किया। क्या नाम बताया उन्होंने? कहा शंकर अय्यर। ये शंकर अय्यर मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर लॉकअप में चाहिए। अगर वो पताल में भी है ना तो घसीट कर बाहर निकालो उसको। सब सर मुझे कुछ नहीं पता सर। शायद 6 महीने पहले वहाँ लड़कियों को रखा गया होगा और 6 महीने किसी पाशा खान ने मुझे पैसे भेजे थे सर। कौन है पाशा खान? और ये लड़कियों को वहाँ कब से रखा गया? सर मुझे सिर्फ फोन आया था और ऑनलाइन पेमेंट हुई थी सर। मेरी जमीन वैसे भी लीगल में फंसी हुई है सर और सारा काम फोन पे ही हुआ था ऑनलाइन सर। मैंने कभी किसी को कुछ देखा नहीं है। देख सच बोल दे। मैं सच बोल रहा हूँ सर। नहीं तो सर। नहीं बोल रहा बेटा तू। नहीं सर। सच हम बुलवाएंगे। नहीं सर मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। वो रेंट कितना ऑफर हुआ था? सर दुगना रेंट मिला था। जरा दुगनी धुलाई करो, दुगनी खातिरदारी करो, इसको पता चलना चाहिए। नहीं से पुलिस स्टेशन में सच कैसे बुलाया जाए। नहीं सर मैं बिल्कुल करो जरा इसको। नहीं सर मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर मैं सच बोल रहा हूँ। सर मुझे मत मारो सर। सर शंकर का मोबाइल चेक किया है सर। पैसे उसे किसी इजिप्ट के अकाउंट से मिले थे सर। और गैरेज में जो लड़कियां आई थी वो टेम्पो से लाई जा रही थी सर। वहाँ पे एक केमिकल फैक्ट्री है। उसके गार्ड से बातचीत करने के बाद ये पता चला है कि 2 हफ्ते पहले ही वहाँ पे कुछ अनलोड किया गया था और उसके बाद टेम्पो ड्राइवर वो गैरेज लॉक करके चला गया। और ये गैरेज कब किराए पे लिए गए? अब सर 6 महीने पहले। 6 महीने? मतलब 6 महीने से ये लड़कियां उस गैराज में बंद थी, भूखी प्यासी और सफोकेशन से घुट के मर गई। पता नहीं ये मासूम लड़कियां कौन होंगी। और जिस अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए थे उसका कुछ पता चला? सर बस इतना पता चला है कि किसी पाशा खान के नाम से था और सर 2 हफ्ते पहले ये अकाउंट क्लोज भी कर दिया गया था। ये पाशा खान कौन था हमें कुछ पता नहीं चला। पता चला तो सिर्फ इतना कि ये कोई आम इंसान नहीं था, बहुत ही ताकतवर और पावरफुल आदमी था जिसके बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात थे। पैसा, पावर, किसी चीज की कमी नहीं थी। वो मासूम लड़कियां घुट घुट के सड़ सड़ के मर गई, लेकिन वो लड़कियां कौन थी, कहां से आई थी, कोई उनकी खबर लेने वाला नहीं था। सिर्फ जानवरों के साथ भी कोई ऐसा बर्ताव नहीं करता। ये इंसान है भी या नहीं? और अभी इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये कल्याणम स्कैम वापस शुरू हो रहा है, गेट रेडी, हमारी रातों की नींद हराम होने वाली है। अरे 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 सुबह से खांसी है, चल डॉक्टर के पास चल।
उठ उठ उठ। अरे अरे मेरी बात तो सुन, कुछ नहीं, पुरानी खांसी है, 5 मिनट में चली जाएगी। अच्छा तो फिर डॉक्टर के पास क्यों जाना? जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए ना तब डॉक्टर के पास जाइए। तू जब रास्ता चली जाएगी तब मेरा ध्यान कौन रखेगा? चुप कर, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अब्बा नहीं हूं मैं। अम्मा, अब्बा हमें छोड़कर क्यों चले गए थे? बताना, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, अब तो मैं समझूंगी। ये सब छोड़ना, शायद मेरी किस्मत में अकेले रहना ही लिखा है। किसने कहा कि तू अकेले है? मैं हूं ना तेरे साथ, और जिंदगी भर तेरे साथ ही रहूंगी। लेकिन कॉलेज तो जाएगी ना? हाँ, और काम पर भी जाऊंगी, पर हमेशा लौटकर यहीं आऊंगी। आसमान में उड़ना मेरा अरमान है, लेकिन मेरी मंजिल सिर्फ तू है। पता नहीं कितनी लड़कियां फंसी होंगी इस पर, उनकी क्या हालत होगी। उन्हें कोई पूछने वाला भी होगा या नहीं? उनके परिवार में से उन्हें कोई ढूंढने वाला भी होगा या नहीं? जो इसमें फंसे थे वो अब कहाँ होंगे? कभी किसी को मिलेंगे? अब जिंदा भी होंगे या नहीं? इन बच्चियों के साथ क्या क्या हो रहा होगा? क्या इनमें इतनी हिम्मत बची होगी कि वो जिए? सर उठा के चलना एक नामुमकिन सपना लग रहा होगा। सब बिके हुए हैं यहाँ पे। एक बार जो यहाँ आ जाता है वो यहाँ से कभी वापस नहीं जाता। इसके बाद बस मौत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.